नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। नया साल अभी आया भी नहीं है, लेकिन शराबियों और शराब तस्करों ने पहले ही सारा इंतजाम कर दिया है। 31 तारीख के जश्न के लिए शराब तस्कर शराब तस्करी में सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में जानकारी मिली है कि गुजरात के मोरबी में एक टैंकर में शराब बनाई जा रही थी, जिसे मालिया से ले जाने से पहले एलसीबी की टीम ने जब्त कर दिया। गोदाम से 5,964 शराब की बोतलें बरामद हुई है, जिसकी कीमत 19,95,000 बताई जा रही है। पुलिस ने टैंकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा में शुरू हुई आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा आज फतेहाबाद पहुंची, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। इस यात्रा का नेतृत्व में पूर्व सांसद और आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने किया। यात्रा के बीच मीडिया से बातचीत करते हुए अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश में बदलाव लाने के लिए आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा लेकर निकली है और इस यात्रा को पूरे प्रदेश में शानदार जन सहयोग मिल रहा और निकट भविष्य में प्रदेश में बदलाव भी देखने को मिलेगा। अशोक तंवर ने कहा कि युवा प्रदेश सरकार की शिक्षा रोजगार की गलत नीतियों के कारण जनता परेशान है। घेराबंदी करते हुए आम आदमी पार्टी ने 15 तारीख से यात्रा शुरू करी। आज यात्रा का चौथा दिन है और चौथे दिन हम फतेहाबाद, भूना, टोहाना वो करते हुए नरवाना तक पहुंचेंगे। बदलाव के यात्रा के पहले दिन 70 किलोमीटर, दूसरे दिन 110 किलोमीटर, कल 125 किलोमीटर और आज करीबन 100 किलोमीटर की दूरी ये यात्रा तय करेगी। इस बीच में 6 विधानसभा अभी तक हमने कवर करी हैं और जो सुझाव, जो बातें लोगों के बीच से आई हैं, वो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी उसको कोशिश करेगी कि हम अपने घोषणा पत्र में अपनी गारंटियों के अंदर उसको रखें और सुनिश्चित कर सके कि जिस मकसद को लेकर के बदलाव यात्रा पूरे हरियाणा में निकली है, वो बदलाव हो, वो परिवर्तन हो और वो केवल औपचारिक मात्र ना हो। जैसे 5 साल में सत्ता बदलती है, ये आमूलचूल व्यवस्था परिवर्तन की हमारी लड़ाई है, हमारा संघर्ष है और इसमें नए लोगों को लेकर के आम आदमी निकली है कि नए लोग राजनीति में प्रवेश। हरियाणा के फतेहाबाद में बिजली बिलों में बिल के 1.5 से 2 गुना सिक्योरिटी राशि जोड़े जाने और स्मार्ट मीटर के मसले को लेकर किसान संगठन पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति ने आज निगम के एसई कार्यालय पर हल्ला बोला है। बड़ी संख्या में किसान संगठन के बैनर तले एसई कार्यालय के बाहर एकत्र हुए और सांकेतिक धरना देकर अपनी मांगों के समर्थन में एसई को ज्ञापन सौंपा है। किसानों को संबोधित करते हुए संगठन के संरक्षक मनदीप नथवान ने कहा कि बिजली निगम किसानों और गरीब लोगों को परेशान करने में लगा है। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को जो बिल भेजे जा रही हैं, उसमें बिजली के बिल के अलावा सिक्योरिटी राशि भी जोड़कर भेजी जा रही है, जो कि बिल के 1.5 से 2 गुना तक ज्यादा है। आज का धरना पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा की जिला कमेटी के आह्वान पर जिला प्रधान ओम प्रकाश संघा की अध्यक्षता में दिया गया। ये सांकेतिक धरना है। ये धरना इसलिए दिया गया कि बिजली बिलों के साथ सिक्योरिटी चार्ज लग के आ रहा है। बिल का 1.5 गुना सिक्योरिटी चार्ज दोबारा लिया जा रहा है। जब बिजली के बिल पहले हमने सिक्योरिटी दे रखी है, तो अब दोबारा से हज़ारों रुपया 1 मीटर से सिक्योरिटी के नाम से सरकार हर उपभोक्ता से लेने का काम कर रही है। तो पहले लोग यहाँ के पहले बाढ़ के कारण दिक्कत थी और आर्थिक तंगी से पहले जूझ रहे हैं। ऊपर से हज़ारों रुपए के गुलाबी सुंडी ने नरमा बर्बाद कर दिया, ऊपर से हज़ारों रुपए के सिक्योरिटी चार्ज बिल के साथ लग के आ रहे हैं। तो आज हमने ये सांकेतिक रूप से यहाँ धरना दिया और धरना देकर सरकार से मांग की है कि ये सिक्योरिटी के नाम पे जो लूट करने जा रहे हैं, इसे बंद किया जाए। अनेक तरह के सरचार्ज बिजली बिलों के साथ आ रहे हैं। बिजली को जो प्राइवेट करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, तो स्मार्ट मीटर भी लेके आ रहे हैं। जो रिचार्ज होंगे, जब रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो लाइट कट हो जाएगी, ना तो रिचार्ज मीटर स्मार्ट मीटर लगने देंगे, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार ऐसे काम कर रही है। क्योंकि इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। अब कितने लोग काम कर रहे हैं, सभी लोगों की छुट्टी करने का काम सरकार करेगी।
उधर हरियाणा में सब्जियों और अन्य अनाजों की कीमत में बढ़ोतरी से व्यापारी और किसान वर्ग बेहद परेशान हैं। व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने सरकार को खुलेआम चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने बढ़ोतरी वापस नहीं ली तो व्यापारी और किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने बजरंग दास गर्ग से खास बातचीत की। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार में और हमारे साथ व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग मौजूद हैं। आज व्यापारियों की एक बड़ी समस्या को लेकर वो पत्रकार वार्ता करने जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या समस्या है व्यापारियों को जिसको लेकर के आज ये इतना बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए, यहाँ सरकार द्वारा सब्जी व फलों पर एक मुफ्त मार्केट फीस लगाई है। उसके साथ साथ 1% HRDF लगाया गया है। इसके विरोध के अंदर कल पूरे हरियाणा की अनाज सब्जी मंडियाँ, फल मंडी पूरी तरह से बंद रहेगी, हड़ताल पर रहेगी। फिर भी सरकार नहीं मानी तो पूरा हरियाणा का व्यापारी व्यापार बंद कर सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन करेगा। जबकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 1.5 साल पहले सब्जी व फल पर मार्केट फीस हटाने की घोषणा की थी और 6 महीने पहले दोबारा फिर सरसा के अंदर मार्केट फीस हटाने की घोषणा की और ये कहा 30 करोड़ रुपए का इससे किसान को और आड़ती को फायदा होगा। क्या 30 करोड़ रुपए? 2.5 करोड़ रुपए महीना? जब सरकार को व्यापारी करोड़ों अरबों रुपए टैक्स देता है और आप 2.5 करोड़ रुपए माफ करने की बात करते हो, जबकि इसी सरकार ने सब्जी व फल पर मार्केट फीस लगाई। मतलब पिछली सरकार से हमने ये मार्केट फीस उठवाई थी। इस सरकार ने 1 मई 2020 को सब्जी फल पर मार्केट फीस लगाने का काम किया। ये कहती है एक मुफ्त लगाएंगे, हटाने के बावजूद फिर अभी तक अधिसूचना हटाने की नहीं है। तो सरकार से हमारी मांग है, आप अपने वादे के अनुसार तुरंत प्रभाव से सब्जी फल पर मार्केट फीस हटाए और अनाज पर भी मार्केट फीस हटाए। क्यों? 1 जुलाई 2017 को देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था GST के तहत एक टैक्स होगा और कोई टैक्स नहीं होगा, मगर अभी तक अनाज पर सब्जी फल पर सरकार ने मार्केट फीस नहीं हटाई। प्रधानमंत्री जी से मेरी अपील है, पूरे देश के अंदर जो अनाज पर, फल पर, सब्जी पर मार्केट फीस है वो भी अपने वादे के अनुसार तुरंत प्रभाव से हटाने का काम करे। यहाँ तक कि सब्जी फल के अंदर 10 लाख परिवार के व्यापारी यहाँ इसमें काम करते हैं और इसका सीधा नुकसान व्यापारियों के साथ, किसान के साथ आम जनता को सीधा नुकसान हो रहा है। ये टैक्स लगाकर सरकार गरीबों का मुंह का निवाला छीनने का काम कर रही है। गर्ग साहब, आप मंडियां बंद करेंगे, उसके बावजूद भी अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो क्या करेंगे? नहीं, हम सड़कों में उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। नहीं, चुनाव के अंदर वोट की चोट देकर इनको घर बिठाने का काम करेंगे। इसमें कोई आपको लगता है कि जिस प्रकार 3 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में जनमत आया है, उसके बाद हरियाणा में आप चोट की वोट दे पाएंगे? देश सामने है देश अनोखा, वीर देश हरियाणा, जित जूतों का है गाना। ऐसा घर बिठावांगे, लोग याद करें। तो आपको लगता है कि अगर व्यापारियों की, किसानों की बातें नहीं सुनी गई तो हरियाणा में बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? नुकसान तो 100% उठाना पड़ेगा। जाति कर रहे, ना ये किसान की मान रहे, ना मजदूर की मान रहे, ना व्यापारी को कुछ समझते, ना आड़ती को समझते। क्या ये बात है? सरकारों ने खुद टैक्स लगाए जा रहे, टैक्सों पर टैक्स लगा रहे जा रहे। जब से देश आज़ाद हुआ तब से ना कपड़े पे टैक्स था, ना चीनी पे टैक्स था, ना दूध पर टैक्स था, ना दही पर टैक्स था। उन पर इन्होंने टैक्स लगा दिया। जिन आइटमों पर 5% टैक्स था उस पर 18 व 28% टैक्स लगा दिया। ऐसे इतने भारी भरकम टैक्स लगाकर जनता की जेबों में डाका डालने का काम इस सरकार ने। जी, ये थे हमारे साथ व्यापारी नेता बजरंग दास गर्ग, जिन्होंने कहा है कि अगर व्यापारियों की बातें नहीं मानी गई तो वो सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, नवतेज टीवी, हिसार। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने ड्रग तस्कर और एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ अभियान चला रखा है और इस अभियान के तहत पुलिस ने शहर के विभिन्न स्थानों पर संदिग्धों के घरों में तलाशी अभियान चलाया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 32 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है, जिनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस बीच लोगों से यह अपील की गई कि सुझाव दिया गया है कि अगर आपको किसी संदिग्ध व्यक्ति या ड्रग तस्कर के बारे में पता लगे तो ड्रग जो बेच रहा है इसके बारे में सर्च ऑपरेशन से पहले इलाके के अंदर और बाहर जाने वाली सड़कों को सील कर दिया गया ताकि कोई भी अपने इलाके से बाहर ना निकल सके।
ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਬਸਤੀ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਤੋਂ ਬਿਆਨਾ ਬਸਤੀ, ਕੇਤਾ ਸਿੰਘ ਬਸਤੀ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪੌਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਸਤੀ ਬੀੜ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ CIA, ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਹੈ ਡਰੱਗਸ, ਇਲੀਗਲ ਇਲਿਸਿਟ ਲੀਕਰ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ फाइनल रिपोर्ट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। खबर पंजाब की धुरी से है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोर और चोरी हुए ट्रक को बरामद कर लिया है और आरोपी एक NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। बता दें कल पेट्रोल पंप पर खड़ा 30 टन बासमती चावल का ट्रक चोरी हो गया था और इसकी कीमत लगभग 15 लाख के करीब बताई जा रही है। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाले तो ट्रक नंबर से उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਧੂਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰੀ PB12 BC 9215 ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕਰਕੇ KRBL ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਜੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ HP ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸੌੜ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਮੇਤ ਬਾਸਮਤੀ ਲੌਕ ਲਗਾ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 188 15/12/2023 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 379 ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਮੇਤ ਗੱਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਦੌਰਾਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਸ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਮਾਲ 30 ਟਨ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਾਇਆ। ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਤੇ 411 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਜੇ ਜਾਰੀ। खबर पंजाब के होशियारपुर से है, जहां 4 महीने पहले पढ़ाई करने अमोनिया गए एक युवक की बीमारी की वजह से मौत हो गई। इस खबर से पूरे गांव में शोक की लहर है। मृतक ने बताया है कि कर्जा लेकर उसे पढ़ाने विदेश भेजा गया था, यानी कि उनके परिजनों का कहना है, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। वहीं अब पीड़ित परिवार ने केंद्र सरकार और पंजाब सरकार से अपने बेटे के शव को भारत लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। अजय कुमार ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ? 15 अगस्त ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਨਵੀਨੀਆ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ? ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ। ਘਰ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਏ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਜੀ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ ਅਰਮੀਨੀਆ। ਉਹੀ ਇਕੱਲੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਜਲਦੀ ਇੰਡੀਆ ਆਏ। ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਜਾਊਗਾ ਕਮਾਊਗਾ ਉਹ ਜਾ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਭੇਜੇ ਹਰਮੇਨੀਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 15-20 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ੍ਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਸਕੇ।
बढ़ेंगे आगे। तुर्की में हुए डिप्लोमेटिक मुकाबलों में देश का नाम रोशन करने वाली मोगा की मेडिकल छात्रा इंद्रप्रीत और संधू का कल शाम अचानक देहांत हो गया और आज उन्हें पंचतत्व में विलीन किया गया। इस मौके पर हजारों की संख्या में मोगा निवासी पहुंचे। बताया चले कई स्कूली छात्र छात्राएं भी इस दौरान मौजूद रही। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਆ, ਉਹ ਕੱਚੀ ਵੀ ਵੱਢ ਸਕਦਾ, ਪੱਕੀ ਵੀ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਭੋਗ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੰਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਵਿਨਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਸੀ। +2 ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਾਇਆ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੋਹ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਥੋਂ ਸਦਾ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, क्योंकि बड़ा बड़ा सुपना सी उस बच्ची का। खबर पंजाब के मोगा से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने अहम कदम उठाया है। पुलिस ने सड़क किनारे रखे कबाड़ को हटाया। कबाड़ रखने वालों को सड़क पर कबाड़ न रखने की हिदायत भी दी है। बता दें क्षेत्र में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है और सड़क पर कबाड़ रखे जाने से दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। दिशा निर्देशों हेठ ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है। आप जिवें अगे तुहानूं पता ही है, अपने धुंध का मौसम आ रहा है, धुंदा ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਾਈਵੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਬਾੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ। और पंजाब के संगरूर से है, जहां विधानसभा हल्का संगरूर के निवासियों की तरफ से विधायक नरेंद्र कौर भराज ने गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन के प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। बता दें विधायक ने खुद वहां पहुंचकर काम शुरू करवाया। नरेंद्र कौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भगवंत मान की अगुवाई में गांव वासियों को हर सहायता प्रदान की जाएगी। हर स्तर पर प्रशासन सहायता प्रदान करेगा। भराज ने बताया कि पंजाब सरकार आपके द्वार के नीचे सुविधा कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों तक मूलभूत सुविधा और तमाम जो दिक्कतें हैं वो सामना न करना पड़े। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬਖੋਪੀਰ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਕਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿائش ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬੈਕਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਅਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲੂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲੂ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੈਂਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਐਸਡੀਐਮ ਡੀਐਸਪੀ
ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਮੈਡਮ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾ ਜੀ ਬਟ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬਖੋਪੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਅਪ ਆ ਨਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਘਰ ਡਿੱਗਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੈਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ। ਆਮਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮੈਮ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਧੀਆ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਧਰਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 3 ਲੱਖ रुपए ਦਾ प्रोजेक्ट। खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां जिला कलेक्टर पर श्री बसाड़िया भैरव धाम राजगढ़ के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज को जान से मारने की धमकी दी गई है। समर्थकों का कहना है कि चंपालाल महाराज पिछले 45 सालों से राष्ट्रहित में समाज के उत्थान और सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए अभियान चला रही है और इन्हीं अभियानों के तहत लाखों श्रद्धालु और अनुयायियों ने नशा मुक्त होकर अपना जीवन स्तर सुधारा है। वहीं अब इसकी धमकी के बाद समर्थकों ने जिला कलेक्टर से महाराज की सुरक्षा की मांग की है। आज हम पूरे कंजर समाज यहाँ पर कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जो कि राजगढ़ के मुख्य उपासक श्री चंपालाल जी महाराज के सुरक्षा के दृष्टि से ये ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसके अंदर अभी 10 दिसंबर के तकरीबन वहाँ पर चौकी पे वावा की एक पत्र मिला था, जिसके अंदर कुछ असामाजिक तत्वों ने गुरुदेव श्री को मारने की धमकी दी है। आज उसी के दौरान आज सभी समाज पूरा आक्रोश में है कि गुरुदेव श्री को पूर्ण सुरक्षा दी जाए। और वहाँ पर अभी देखो, वहाँ पर गुरुदेव श्री बहुत ही अच्छी पहल चला रहे हैं, नशा मुक्त पहल चल रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की इस पहल चल रही है। ऐसे अनेकों प्रयासों से गुरुदेव श्री ने और अपने भैरव बाबा के आशीर्वाद से आज सभी समाज में काफ़ी सुधार आया है, जिसमें मुख्यतः हमारी कंजर समाज भी है। उसके अंदर कंजर समाज पहले बहुत ही अलग तरीके से, जैसे कि दारू का नशा करना, दारू निकालना, कई सारे ऐसे। राजस्थान के धौलपुर में शरद महोत्सव 2023 के लिए नगर परिषद की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर परिषद की ओर से निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों को मेरे सपनों का शहर धौलपुर पर निबंध लिखने का टास्क दिया गया, जिसमें सीनियर वर्ग में पहला स्थान सिद्धि शर्मा, दूसरा स्थान नंदिनी तोमर और तीसरा स्थान भोला ने प्राप्त किया। कमिश्नर साहब की पड़ोसी के बच्चे फंसता रहे हैं। अच्छा, खबर राजस्थान के धौलपुर से है, जहां सैपोई कस्बे में साफ पानी की सप्लाई करने वाले चंबल परियोजना प्लांट की वजह से 50 बीघा खेत की फसल को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि प्लांट से निकली क्लोरीन गैस की वजह से गेहूं की फसल जल गई और इसके अलावा सरसों की फसल में फूल पत्तियों के जलने से सरसों को काफी नुकसान पहुंचा है। इस गैस के रिसाव के चलते आलू और बाकी सब्जियों की फसल भी पूरे तरीके से झुलस गई है। जानकारी के मुताबिक यह नुकसान पेयजल परियोजना प्लांट से निकली क्लोरीन गैस के रिसाव के चलते हुआ है। थे जब हमें चंबल प्लांट से कोई गैस की धुआं सा हुआ था, तो करीबन 20-25 बीघा ज़मीन हमारी खेती की फसल सारी नष्ट हो गई थी। तो हम भी आए थे, तो हमको भी धुआं दिखा था, तो हमको भी खूब देर से हमारी दम सी घुट रही थी, खांसी भी हो रही थी। तो हम यहाँ से भाग गए थे धुआं की वजह से। हम गए थे तो वहाँ पे बोले थे कि वो 2-4 दिन में अपने आप ऑटोमेटिक सही होगी, मगर कोई समस्या नहीं हो रही। हमारे गेहूँ सारे पजल गए, सरसों भी है, आलू भी है, करीबन 20-25 बीघा ज़मीन है हमारी जो हाईवे से, वो सारी फसल नष्ट हो चुकी है इस गैस की वजह से। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां नेवा पैलेट लैंडमार्क मार्ग पर दो बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक पर सवार महिला सड़क पर जा गिरी। इस दौरान एक तेज रफ्तार रोडवेज बस का पिछला टायर महिला के ऊपर होकर गुजर गया, जिससे महिला की ही मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना में घायल पति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका महिला के शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कल रात को 6:45 बजे करीब मुकेश, उसकी पत्नी गोनाबाई और बच्ची काली बस्ती सकतपुरा से लैंडमार्क की तरफ जा रहे थे और कुनाड़ी की तरफ से एक मोटरसाइकिल वाला भी सामने से जा रहा था। दोनों मोटरसाइकिलें आमने सामने से टक्कर हुई। नेवा होटल के सामने की घटना है। उधर से रोडवेज आ रही थी, उस पर आरोप लगाने के जैसे पीछे वाला टायर उसके ऊपर चढ़ा है। दोनों मोटरसाइकिल की टक्कर का मेन तो मामला वही है, जिसमें गोनाबाई की हॉस्पिटल लाते ही डेथ डिक्लेयर कर दी, उसकी मृत्यु होगी, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कोई घायल? मुकेश घायल हुआ है और उसके बच्ची के मामूली चोट आई है, प्रिया नाम की बच्ची है।
ये काली बस्ती में रहते थे, ये उधर से रेनमार सिटी जा रहे थे, काम पे जाते थे खाना बनाने। ये उधर से आ रहे थे, इधर से बाइक जा रही थी, तो इनकी टक्कर हुई। तो टक्कर होने के बाद में वो बस वाला आ रहा था पीछे, ये पके ना, पकड़ने के बाद में भाभी जी के ऊपर वो के एक पहिया निकल गया पीछे का, रोडवेज बस का। परिवार में कौन कौन है इनके भाभी जी के इनके ये परिवार में कितने सदस्य हैं? हम परिवार में तो 20 सदस्य हैं। ये पति पत्नी दोनों ही हैं? पति पत्नी, मियाँ बीवी और बच्ची। गर्भवती थी क्या? हाँ। कितने महीने से? ये शायद 2-2.5 महीने से होगी। खबर झालावाड़ से है, जहां खाद बीज विक्रेता ने भारतीय किसान संघ के जिला मंत्री पर दिन दहाड़े हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक चवली बॉर्डर पर खाद बीज के दुकानदार 270 रुपए की यूरिया 300 रुपए में बेच रहा था। इसके साथ ही अटैचमेंट के साथ में सल्फर का बैग भी दे रहा था। इसकी सूचना भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को दी, जिससे नाराज दुकानदार ने किसान संघ के जिला मंत्री पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ ने तहसीलदार को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही पुलिस थाने में खाद बीज विक्रेता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है। तहसील अध्यक्ष तहसील रायपुर, आज जिले के मंत्री के साथ जो अप्रिय घटना हुई है, उसमें कृषि विभाग और खाद्य व्यापारियों की मिलीभगत के कारण ऐसी अप्रिय घटना हुई है। ऐसी घटना पूर्व में भी हुई थी। इसकी भारतीय किसान संघ कड़े शब्दों में निंदा करता है, और यदि 3 दिन के अंदर इनके ऊपर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो किसान संघ पूरे जिले में आंदोलन करेगा। उधर पंजाब के मालियर कोटला शहर की निगरानी 24 घंटे स्कीम के तहत 6 नई गाड़ियां, 6 पुरानी गाड़ियां और 6 पीसीआर मोटरसाइकिलों को झंडे दिखाकर रवाना किया। डीसी और एसएसपी ने इस मोटरसाइकिलों को रवाना किया है। शहरी क्षेत्र में इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल 10 से 15 मिनट और ग्रामीण क्षेत्र में 20 मिनट के अंदर मदद के लिए पहुंच जाएंगे। गौरतलब है, पहले कई पीसीआर पुलिस स्टेशन के अंदर मोटरसाइकिलें खड़ी रहती थी, लेकिन वे आम लोगों की मदद के लिए नहीं आती थी। अब सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पुलिस की मौजूदगी पुलिस स्टेशन के अंदर के बजाय सड़क पर दिखे। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 24 ਘੰਟੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਐਡਰੈਸ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਪਰ ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਜੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਫੋਰਸ, ਬਟ ਲਾਈਟ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ ਰੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਰੇਕ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਅਸੀਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ। SHO ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ 2 ਵਹੀਕਲਸ ਆਰ ਦੇਅਰ, ਵੀ ਇੱਕ SHO ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵਹੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 112 ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਨੰਬਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਾਏ ਆ। मंडी थाना क्षेत्र के जवाहर पार्क में रहने वाले सुरेंद्र कुमार के बेटे की आकस्मिक मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजन इस मौत के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। वहीं युवा व्यापारी की मौत के लिए बीजेपी विधायक राजीव गुंबर ने भी नगर निगम को इसका जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि अधिकारी की लापरवाही के चलते एक व्यापारी की मौत हो गई। वहीं महापौर डॉक्टर अजय कुमार इस मामले की जांच बिठा दी है। नेहा जुनेजा। क्या चाहते हैं आप लोग, मतलब क्या कुछ मिले परिवार को? परिवार को तो भैया बच्चों की पढ़ाई करवाई जाए। जो बच्चों को पढ़ना था उन्होंने कुछ अभी पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई। उनका सपना था कि उनकी पढ़ाई करवाई जाए, मेरी कोई जॉब लगवाई जाए, लोन हमारा माफ़ करवाया जाए। हमारे घर के ऊपर लोन है, इसको सही करवाया जाए। किसको दोषी मानते हैं आप इस सब के लिए? नगर निगम वाले जो भी हैं सारे, इन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। इतने चक्कर काट काट के हम थक गए, लेकिन किसी ने हमारी कोई हेल्प नहीं करी। व्यक्ति के जीवन के अंदर उसकी परिस्थितियों का उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है,
मन पर भी प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क पर भी प्रभाव पड़ता है। लगभग 5 वर्ष पूर्व जब विवेक जुनेजा जी और अन्य व्यापारियों की दुकानें खुमरान पुल पर तोड़ी गई, उस समय तत्कालीन नगर आयुक्त, तत्कालीन जिलाधिकारी, तत्कालीन महापौर, हमारे निवर्तमान सांसद और मेरे द्वारा जाकर व्यापारियों को यह आश्वस्त किया गया था कि 6 माह के अंदर आपको दुकानें हम दोबारा बनवाकर अन्य स्थान पर दे देंगे, जिसके निमित्त 2021 के अंदर या 2020 में बोर्ड द्वारा भी प्रस्ताव पारित किया गया। पहले तो 2.5 साल तक वो उसमें बोर्ड में ही कोई प्रस्ताव नहीं आया। उसके बाद 1 साल बाद वो कार्यकारिणी में भी पारित करके 8 माह पूर्व या 10 माह पूर्व फाइल तहसील से भी रिपोर्ट लगकर विवेक को पात्र मानते हुए फाइल नगर निगम में पिछले 8-9 महीने से पेंडिंग है, 10 महीने से। मेरे द्वारा लगातार नगर आयुक्त को अवगत कराता रहा कि उसकी स्थिति, मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, जिस वजह से उस पर अन्य बीमारियों ने भी उसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसके डॉक्टर साहब, एक विवेक जुनेजा व्यापारी की मौत हुई है और उसके लिए सीधे तौर पर विधायक ने नगर आयुक्त को जिम्मेदार ठहराया। क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की जांच आपने बताई? देखिए, जो ये विषय है विवेक जुनेजा जी की मृत्यु का होना, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है और मेरी संवेदनाएं हैं उनके साथ, और मैं खुद इस विषय को लेकर काफ़ी दुखी हूँ पिछले 3-4 दिन से। लगातार ये प्रकरण हो रहा था 2018 से, मई 2018 से, और 3 या 4 व्यापारियों जिनकी दुकान उस समय खाली कराई गई थी जनहित के किसी कार्य के लिए, उनको लगातार हठधर्मिता नगर निगम की तरफ से हो रही थी कि उनको दुकानों को अलॉट नहीं किया जा रहा था, एक या दूसरा कारण बताकर। जब मेरे संज्ञान में ये मामला आया, हम लगातार इस पे कार्य कर रहे थे कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि ये इनको दुकान अलॉट नहीं हुई। कन्नौज के हाजीगंज मोहल्ले में कौमी एकता सेवा समिति ने ठिठुरती ठंड से राहत देने के लिए गरीब और बेसहारा लोगों को 2500 कंबल और रजाइयां वितरित की है। इस मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि हाजिर रईस ने कहा कि इस तरह का कंबल वितरण आयोजन हर साल समिति की ओर से किया जाता है। समिति की यह कोशिश रहती है कि कोई भी गरीब ठंड की वजह से ना मरे और न ही इस ठंड से कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो। गरीबों को कंबल वितरण किए गए, ये आज हम कम से कम 15 साल से कर रहे हैं। आप लोगों को तो सबको पता है। ये किस समिति के बैनर तले ये प्रोग्राम किया गया? देखिए, ये समिति बनी है, लड़के ने बनाई है, उससे जो है बराबर चलता रहता है और ये इंशाल्लाह हमेशा चलेगा। मतलब जिन लोगों का हक है उनको कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये चीज़ पहुँचे गरीबों को। और बाकी तो आज 15 साल से तो आप लोग देख ही रहे हैं और काम करते हैं। अरे जी, कितने गरीबों को सर्दी से भगाने के इंतजाम में किया जाता है? कोई गिनती होती है या नहीं, गिनती होती है, पूरी गिनती होती है। कार्ड बांटते हैं, एक सिस्टम होता है, जितने लोगों को बांटा है आप लोग खुद देख लेंगे। कोई ऐसा माहौल नहीं हुआ है। फर्स्ट क्लास अधिकारी लोग भी ये कह रहे थे कि कैसे क्या करेंगे आप, बड़ा हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, कोई बात नहीं होगी, आप बिल्कुल। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश जोड़ो पद यात्रा के मीडिया कमेटी के अध्यक्ष सीपी राय के नेतृत्व में यूपी जोड़ो पद यात्रा आरंभ होने जा रहा है ताकि आम व्यक्ति को कांग्रेस से जोड़ा जा सके। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन सार्थक पहल के साथ कामयाब होगा। पूर्व मंत्री सीपी राय ने यूपी जोड़ो पद यात्रा के बारे में बताते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में यह पद यात्रा 20 दिसंबर को गंगोह से आरंभ होगी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद गंगोह से यात्रा का शुभारंभ करेंगे। गोली चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, जेल भेजेंगे, मुकदमे लगाएंगे। कांग्रेस इन चीजों से कभी नहीं डरा है। इसके पहले भी ऐसे दौर आए हैं और कांग्रेस से डरा नहीं है। ये यात्रा चलेगी और लखनऊ तक जाकर के ही उसके बाद ही रुकेगी। उसके पहले आपको रोकना हो तो आप सबको उठा के जेल भेज दोगे। कितने दिन जेल में रखोगे, किन धाराओं में जेल में रखोगे? ये कानून पूरी तरह से आपका नहीं है, ये शर्मनाक है। और मैं इस सहारनपुर की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ अपील करता हूँ कि सारे लोगों को बढ़ चढ़ करके इस यात्रा में हिस्सा लेनी चाहिए और अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों से भी मेरी अपील है, आप चौथे खंभे हैं, चौथा खंभा खुद भी संकट में है। ये ठीक है, मैं मजबूरियां भी जानता हूँ, मैं मजबूरियां जानता हूँ, वो मजबूरियां अपनी जगह हैं, लेकिन उसके बावजूद कलम और जबान की जो ताकत, जिनके पास कैमरे की ताकत है और जिनके पास कलम की ताकत है, उनको वही निर्वाह करना चाहिए जो आज़ादी की लड़ाई में या उसके बाद के आंदोलनों में किया गया है। मैं इस बात की आप सबसे भी हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, इसमें हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने का, जमहूरियत को बचाने का सवाल है।
यूपी के एटा जिले में बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रह गया। यहां पिलुआ थाना क्षेत्र में सुना नहर के पुल के पास बदमाशों ने एक डॉक्टर को हथियार के बल पर लूट लिया। बदमाश चिकित्सक की स्विफ्ट कार, कैश और मोबाइल लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने लूटी गई कार को तो बरामद कर लिया। वहीं पुलिस का कहना है कि घटना की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही आरोपी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कल रात में स्कॉर्पियो पे कुछ बदमाश थे जिन्होंने एक स्विफ्ट कार को लूट लिया था। इसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। पुलिस की सक्रियता से घेरेबंदी करके कार को बरामद कर लिया गया है। बदमाश कार को छोड़ कर भाग गए हैं और सीसीटीवी वगैरह में फुटेज प्राप्त हुआ है। शीघ्र ही बदमाश इलाकों के पीछे होंगे। इनके विरुद्ध जो है उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।